मेरी माँ को लकवा हो गया था। वो बिस्तर पर गंदगी कर देती थी तो मेरी पत्नी पायल चिल्लाने लगती थी। एक दिन पायल ने आकाश से कहा, माँ को वृद्धाश्रम भेजो या मुझे तलाक दे दो। आकाश का दिल टूट गया। उसका दिमाग उलझनों में घिरा था। अपना घर बचाने की बेबसी में उसने भारी मन से माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। माँ की आंखों से आंसू तड़प तड़प कर बहते रहे। उनकी खामोश चीखें आकाश के कानों में गूंजती रहीं, मगर आकाश बेरहमी से लौट आया। हालात का बदला। फिर अचानक आकाश के हालात खराब होने लगे। व्यापार में घाटा हुआ और वो एक एक पैसे के लिए तरस गया। उसकी पत्नी पायल उसकी गरीबी से तंग आकर उसे छोड़कर चली गई। अब आकाश पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। खामोश चीखें और अनजानी बेचैनी। जब आकाश अपनी माँ को वापस लेने वृद्धाश्रम पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। मगर ये कहानी एक और सच्चाई बताती है। उस दिन भी आकाश हमेशा की तरह थका हारा दफ्तर से घर लौटा। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी और उसका दिमाग उलझनों में घिरा हुआ था। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दिल में एक अनजानी सी बेचैनी घर कर गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और सीधा माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। माँ हमेशा की तरह चारपाई पर लेटी थी, लेकिन आज उनकी आंखों में कुछ अलग था। आंखें नम थीं, जैसे बरसों का दुख उनमें समा गया हो। आकाश लपक कर उनके पास गया। उनका कमजोर और कांपता हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ा। उन्होंने आकाश का सिर सहलाया तो जैसे दिल थम सा गया। उस स्पर्श में एक शिकायत छिपी थी, एक दर्द था, एक खामोश चीख थी जो बिना शब्दों के भी कानों में गूंजती रही। माँ कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जुबान ने उनका साथ छोड़ दिया था। सिर्फ इशारे थे, आंखें और कांपते लब। उनकी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ जाती और फिर पायल की तरफ। आकाश कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस माँ का हाथ थामे उनकी आंखों में झांकता रहा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। इतने में पायल कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर वही परेशानी, वही बेरुखी थी। आकाश ने गुस्से से पूछा, पायल, माँ क्या कहना चाह रही हैं? बार बार इशारे कर रही हैं तुम्हारी तरफ, बिस्तर की तरफ। क्या हुआ है? पायल ने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ नहीं, वैसे भी इनकी आदत है हर वक्त इशारे करने की। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। एक तो मैं तुम्हारी माँ की बीमारी से तंग आ गई हूँ, अभी फिर से बिस्तर गंदा कर दिया है। मुझसे नहीं होता अब ये सब। पायल की बातें तीर की तरह दिल में चुभी, लेकिन आकाश जानता था कि हालात उसके काबू में नहीं हैं। उसने पायल से कहा, ठीक है, मैं खुद कर देता हूँ। पायल ने तंज भरी हंसी में कहा, रहने दो, तुमसे ये सब नहीं होगा। और वो कमरे से बाहर निकल गई। आकाश चुपचाप माँ के पास बैठ गया। उनकी आंखों से अब आंसू खामोशी से बह रहे थे। उसने धीरे धीरे उनका बिस्तर साफ किया। बिस्तर की चादर पर वो बोझ साफ दिख रहा था जो शायद बरसों की कुर्बानियों के बाद उनके हिस्से आया था। जब आकाश ने माँ को साफ सुथरा बिस्तर दिया और उन्हें दोबारा लेटाने लगा, उनकी निगाहें उसकी तरफ उठीं। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, होंठ हिले लेकिन अल्फाज न निकले। उन्होंने अपनी कमजोर उंगली से कुछ लिखने की कोशिश की, जैसे बिस्तर पर कोई निशान बनाना चाह रही हो। आकाश समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उसने उनका हाथ थामा और कहा, माँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बताइए ना, क्या बात है? उन्होंने आहिस्ता से पायल की जाने वाली सिम यानी साइलेंस की तरफ इशारा किया और फिर अपने होंठों पर उंगली रख दी, जैसे कहना चाहती हो, चुप रहो, मत बोलो। उस लम्हे आकाश के शरीर में एक करंट सी दौड़ गई। उसकी माँ जो हमेशा हक से बात करती थी, आज उससे कुछ छुपा रही है या छुपाने पर मजबूर है। दिल में सवालों का तूफान उमड़ आया। क्या वो पायल से डरती है? क्या वो उससे कुछ कहना चाहती है लेकिन बीवी के डर से नहीं कह पा रही? आकाश ने उनका माथा चूमा और कहा, माँ, कुछ भी हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मगर उनकी नजरें कह रही थीं, तुम बहुत देर कर चुके हो आकाश। उस रात आकाश सो नहीं सका। दिल के अंदर एक बोझ था, एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई कहानी अधूरी छूट गई हो। माँ के पास उसने बहुत देर गुजारी, उनकी बातें समझने की कोशिश की। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उनका साथ छोड़ चुके थे। बेचैनी। पायल सो चुकी थी, मगर वह माँ के कमरे में जाकर उनके पास बैठ गया। वो सो रही थी, लेकिन नींद में भी उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, जैसे कोई दर्द अंदर ही अंदर उन्हें खा रहा हो। कुछ दिनों से आकाश की दिल में एक अनजानी सी बेचैनी बस गई थी। माँ की आंखों में छुपा दर्द, उनके कांपते हाथ और सबसे बढ़कर वो लम्हा जब पायल कमरे में दाखिल होती और माँ की सारी हलचल जैसे थम सी जाती।
एक शाम दफ्तर से लौटते वक्त जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से हल्की सी सिसकी सुनाई दी। वो तेज कदमों से माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आहिस्ता से खोला तो देखा माँ की आंखें नम थीं। वो छत को घूर रही थीं, जैसे वहाँ कुछ लिखा हो जो सिर्फ वहीं पढ़ सकती हूँ। आकाश उनके पास जाकर बैठ गया, उनका हाथ अपने हाथ में लिया। उसमें कंपन आम दिनों से ज़्यादा महसूस हुई। उसने नरमी से पूछा, माँ, कुछ कहना है? मैं सुन रहा हूँ। उनके लबों पर हरकत हुई। बड़ी हिम्मत से उन्होंने बोलने की कोशिश की, जैसे कोई अहम राज उनकी जुबान पर आया हो। लेकिन तभी पायल दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और माँ की नज़रें उस पर पड़ते ही वो एक लम्हे में खामोश हो गईं। आकाश चौंक कर माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक डर था, एक घबराहट। मालती ने हमेशा की तरह कुछ कपड़े और दवा की बोतल मेज़ पर रखी और कहा, दवा का वक्त हो गया है, अगर आप फुर्सत में हैं तो माँ को दवा दे दूं? आकाश ने इस बार कुछ अलग अंदाज में जांचते हुए कहा, मैं खुद दे देता हूँ। माँ का चेहरा जैसे कुछ कहना चाह रहा था। उनकी आंखों में एक शिकवा छुपा था, या शायद कोई गुजारिश। उसी रात जब अचानक आकाश की नींद खुली तो देखा पायल अपने बिस्तर पर नहीं थी। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। वो हैरान था कि इस वक्त वो कहाँ जा सकती है। वो फौरन कमरे से बाहर निकला। किचन से पायल की धीमी आवाज़ें आ रही थीं। वो छुपकर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ, रोज़ एक जैसा गम, एक जैसा रोना धोना। तंग आ गई हूँ मैं। क्या मैं हमेशा इनका बिस्तर धोती रहूँगी? तुम समझते क्यों नहीं? मैं इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं। वो औरत बस मर क्यों नहीं जाती? आकाश के कदम वहीं जम गए। दिल जैसे फट गया हो। वो वापस लौटा तो पाँव कांप रहे थे। माँ की तरफ गया। वो जाग रही थी। उनकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। आकाश ने कुछ नहीं कहा, बस उनके पास बैठ गया। कुछ देर बाद माँ ने बड़ी मुश्किल से उसकी उंगली थामी और अपनी तरफ खींचा। उनकी नज़रें आकाश की आंखों में गड़ी थीं, जैसे कोई आखिरी बात कहना चाह रही हों। पर्दाफाश और थप्पड़ का दर्द। कुछ दिन बाद एक और घटना ने आकाश के शक को यकीन में बदल दिया। वो ऑफिस से जल्दी लौट आया। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। वो माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर देखा तो माँ के चेहरे पर वही डर था और पायल उनके बेहद करीब खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ था, शायद दवा की शीशी। आकाश ने पायल को आवाज़ दी, क्या हो रहा है? वो चौंक गई, जल्दी से पीछे हटी और बोली, कुछ नहीं, बस दवा दे रही थी। आकाश ने माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पायल जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। अब आकाश को यकीन होने लगा था कि माँ कुछ छुपा रही हैं और पायल उस छुपाने की वजह थी। वो दिन भी आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ था, मगर उसका अंजाम ऐसा था जिसने आकाश के अंदर बरसों से जमा सुकून को पूरी तरह उजाड़ दिया। दोपहर के करीब फैक्ट्री से मीटिंग खत्म होने की खबर मिली। आकाश ने तय किया कि घर चला जाए। जब गेट खोला तो घर में एक अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था, पर नफरत की तीव्रता साफ झलक रही थी। आकाश का सब्र टूट चुका था। बस करो पायल, वो दहाड़ा। वो चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी, जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में शर्मिंदगी के बजाय गुस्सा था। आकाश ने आगे बढ़कर माँ को खुद से लिपटा लिया। जब पायल फिर कुछ कहने लगी तो आकाश का हाथ अनायास उसके गाल पर जा लगा। पूरा कमरा खामोश हो गया, बस एक गूंज बाकी रह गई। पायल कुछ पल सन रही, फिर होंठ काटते हुए पीछे हटी और आंसू भरी आंखों से कमरे से बाहर चली गई। आकाश माँ के पास बैठ गया। वो कांप रही थी। उसने उनके सर पर हाथ रखा और दिल ही दिल में भगवान से माफ़ी मांगने लगा। अगली सुबह कमरे की खामोशी ने रात की बातों को और भी गहरा कर दिया। पायल बिना कुछ कहे नाश्ते के बर्तन रख कर चली गई। माँ के कमरे से हल्की सी कर्रा की आवाज़ आई तो आकाश जल्दी से अंदर गया। माँ छत को तरफ देख रही थी, सांसें भारी थीं, आंखें सुर्ख और चेहरा और भी मुरझाया हुआ लग रहा था। आकाश उनके सामने बैठकर जैसे ही पहला निवाला उनके मुंह तक ले गया, उनकी आंखें भर आई। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनके होंठ और आंखों से एक आंसू बह निकला। माँ, कुछ नहीं हुआ, आप खाइए, मैं हूं ना। आकाश नरमी से उनके लबों के किनारे साफ करता रहा और उन्हें पानी देता रहा। उन्होंने आकाश का हाथ पकड़ा, वही कांपता हाथ, जैसे कहना चाहता हो, शुक्रिया बेटा, तो देर से आया लेकिन आया तो सही।
आकाश की आंखों से भी अनजाने में आंसू बह निकले। उसने उनके हाथ को माथे से लगाया। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ फर्ज नहीं, एक ऐसा सच्चा एहसास है जिसकी गवाही खुद भगवान देता है। माँ थोड़ी थोड़ी करके खाती रही। वो हरने वाले के साथ उनके चेहरे पर उभरते भावों को पढ़ता रहा। जब खाना खत्म हुआ, माँ ने मेरे हाथ से पानी पिया। गिलास वापस लेते हुए उनके हाथ का स्पर्श कुछ कह गया, कुछ ऐसा जो आकाश के दिल की दीवार पर हमेशा के लिए नक्श बन गया। उस रात आकाश माँ के पास ही बैठा रहा। उनके चेहरे की झुर्रियों में एक पूरी उम्र की कहानी लिखी थी और वो पहली बार उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। दिल की कहानी 360। जब आकाश कमरे से बाहर निकला, पायल टीवी लाउंज में बैठी थी। उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था। आंखों में उलझन, माथे पर शिकन और होठों पर एक दबा दबा सा गुस्सा। काफी देर से चुप हो, सब ठीक है? आकाश ने पूछा। पायल ने उसकी तरफ देखा और सर्द लहजे में बोली, क्या ठीक रह गया है इस घर में? एक बीमार माँ जो हर वक्त तुम्हारा वक्त मांगती है और एक बीवी जो हर पल कुर्बानी देती है मगर बदले में तुम्हारा एक नर्म लफ्ज तक नहीं मिलता। पायल ने फिर बात आगे बढ़ाई। देखो आकाश, तुम्हारी माँ की हालत अब वैसी नहीं रही। डॉक्टर भी कह चुके हैं कि अब कोई सुधार मुमकिन नहीं और मैं तो अब थक चुकी हूँ। मेरे सब्र की भी एक हद है। आकाश जानता था कि वो वाकई एक मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। नहीं आकाश, वो तेज आवाज में बोली, अब तुम नहीं समझ रहे। तुम सिर्फ माँ को देखते हो, मुझे नहीं। सारा दिन उनकी सफाई, दवाइयाँ और चीखें और ऊपर से तुम्हारी खामोशी। तुम्हें लगता है मैं कोई मशीन हूँ? आकाश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारी माँ की दुश्मन नहीं हूँ आकाश। मैंने भी उनकी सेवा की है, दिन रात जागी हूँ। लेकिन अब हर दिन एक जैसा हो गया है। वही बेजारी, वही थकान, वही खामोशी। आकाश कुछ कहे बिना कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिमाग में अजीब सी जंग छिड़ चुकी थी। क्या उसने सिर्फ माँ का दुख देखा और पायल की खामोश चीखों को नज़रअंदाज कर दिया? कहानी जारी है। क्या आकाश अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजता या पायल उसे छोड़कर चली जाती? आगे जानने के लिए बने रहिए दिल की कहानी 360 के साथ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अंत आपके मूल कथानक के अनुसार लिखूं, यानी जहां आकाश अंत में मां को वापस लेने वृद्धाश्रम पहुंचता है और उसके होश उड़ जाते हैं? आकाश और पायल के बीच की खामोशी की दीवार अब और ऊंची हो चुकी थी। उस थप्पड़ के बाद पायल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अगले दिन सुबह होने से पहले ही घर छोड़कर चली गई। उसने एक छोटा सा नोट छोड़ा। आकाश, मैं अब और ये बोझ नहीं उठा सकती। हमारी शादी में अब सिर्फ थकान और नफरत रह गई है। मैं जा रही हूँ। तुम अपनी माँ के साथ रहो। मुझे तलाक चाहिए। पायल के जाने से आकाश का दिल एक बार फिर टूट गया, लेकिन इस बार उसके मन में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक सूना बन था। पायल के जाने के बाद आकाश ने अपनी माँ की पूरी देखभाल शुरू कर दी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और सारा समय माँ को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे माँ की हालत में थोड़ा सुधार आया। उनकी आंखें अब दर्द के बजाय प्यार से भर रही थी। मगर नियति को कुछ और मंजूर था, जीवन का पतन। पायल के जाने के कुछ ही महीनों बाद आकाश के हालात खराब होने लगे। व्यापार में जो घाटा शुरू हुआ था, उसने अब उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। एक एक पैसे के लिए वो तरस गया। एक दिन जब घर में राशन का आखिरी दाना बचा था, आकाश ने अपनी माँ के पैरों में बैठकर कहा, माँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाया। मैं अब बिल्कुल बेबस हो चुका हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं आपकी दवा और खाना खरीद सकूं। माँ ने कांपते हाथ से उसका सिर सहलाया। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन शिकायत नहीं। आकाश ने एक भारी फैसला लिया। उसने अपना घर बेचा, यानी जो कुछ बचा था उसे माँ की दवा और खाने के लिए रखा और माँ को वृद्धाश्रम भेजने का फैसला किया। आकाश ने माँ को प्यार से तैयार किया। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है ये गलत है, पर वो मजबूर था। जब वो माँ को लेकर वृद्धाश्रम पहुंचा तो माँ ने उसकी आंखों में देखा। उनकी नम आंखों में एक गहरा सवाल था। वो तड़प तड़प कर रोने लगी, लेकिन जुबान खामोश थी। वृद्धाश्रम के गेट पर माँ ने आकाश का हाथ कस कर थाम लिया, जैसे कह रही हूँ, मुझे मत छोड़ो बेटा। लेकिन आकाश बेरहमी से लौट आया। उसने दरवाज़ा बंद होते हुए देखा और अपने आंसुओं को पीकर वापस मुड़ गया। उस दिन उसे अपने पहले वाले फैसले पर भी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसने मजबूरी में किया है। भयानक हकीकत और होश उड़ना। कुछ और साल बीत गए। आकाश अब एक अकेला और टूटा हुआ इंसान बन चुका था। उसने अपनी जिंदगी फिर से बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा।
उसे अपनी माँ की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा कि चाहे वो गरीब है पर अपनी माँ को वापस अपने साथ रखेगा। एक दिन आकाश अपनी माँ को वापस लेने वृद्धाश्रम पहुंचा। उसका दिल धड़क रहा था। उसने मैनेजर से पूछा, मेरी माँ श्रीमती, क्या वो यहाँ है? मैनेजर ने रजिस्टर खोला और एक पल के लिए खामोश हो गया। हाँ, वो यहीं थी। वो कैसी हैं? मैं उन्हें घर ले जाना चाहता हूँ। आकाश की आवाज़ में एक उम्मीद थी। मैनेजर ने धीरे से कहा, सर, आपकी माँ को यहाँ आए हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं और वो 1 साल पहले गुजर गई। आकाश के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या क्या कह रहे हैं आप? वो कैसे? उनकी तबीयत तो ठीक थी। मैनेजर ने कहा, वो बिस्तर पर थीं जैसा कि आप बता कर गए थे, लेकिन एक दिन उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया। आकाश का माथा पसीने से भीग गया। उसने कांपते हुए पूछा, क्या बताया? मैनेजर ने उसे एक छोटी सी डायरी और एक मुड़ी हुई चिट्ठी दी। जब उनका शरीर काम करना बंद कर चुका था, तब हम उनकी जुबान से उनकी कहानी सुनने लगे। उन्होंने हमें बताया कि वो आपको बहुत याद करती थीं, लेकिन उन्हें यहाँ अच्छा लगता था। उन्होंने हमें आपकी एक तस्वीर भी दिखाई थी। आकाश ने कांपते हाथों से वो डायरी और चिट्ठी खोली। पहले पृष्ठ पर मोटी स्याही में लिखा था, दिल की कहानी 360, एक बेटे का पछतावा। और चिट्ठी में माँ की लड़खड़ाती लिखावट थी, जो उन्होंने मरने से कुछ दिन पहले नर्स की मदद से लिखी थी। मेरे प्यारे आकाश, मुझे पता था कि तुम एक दिन ज़रूर आओगे। बेटा, मुझे पायल से कोई शिकायत नहीं है। वो बहुत थक चुकी थी। बीमारी का बोझ बहुत भारी होता है और तुम्हारे थप्पड़ के बाद वो नफ़रत में नहीं, दर्द में गई थी। जब तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर गए, तब मुझे दर्द हुआ, मगर पछतावा नहीं। मुझे पता था कि तुम मजबूर हो। मेरा एक राज है। जब पायल तुम्हें कहती थी कि मैं बिस्तर गंदा कर देती हूँ और वो थक गई है, तब एक दिन तुम्हारी दवा की बोतल गलती से मेरे हाथ से गिर गई थी। मैंने वो दवा पी ली थी ताकि मेरा शरीर कमज़ोर हो जाए और पायल को लगे कि मैं अब सचमुच बीमार हूँ, ताकि तुम उसका साथ दो, ताकि तुम उसका घर बचाओ। बेटा, मैंने गंदगी नहीं की थी, मैं तो चुप थी ताकि तुम दोनों में झगड़ा ना हो। मैंने तुम्हें छोड़ा ताकि तुम खुश रहो। एक माँ अपने बेटे की खुशी के लिए ही जीती है। अब मैं जा रही हूँ, तुम चिंता मत करना। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम बहुत देर से आए आकाश। तुम्हारी माँ। चिट्ठी पढ़ते ही आकाश जोर से रो पड़ा। उसकी सिसकियां वृद्धाश्रम की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थीं। आकाश का वजूद झनझना उठा। उसकी माँ ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी बीमारी का नाटक किया ताकि वह अपनी पत्नी को बचा सके, और उसने अपनी माँ को 2 बार छोड़ा। आज आकाश को अपनी बेबसी नहीं, अपनी बेवफाई का एहसास हुआ। वह जानता था कि अब खामोशियां सब कुछ बोल चुकी हैं। वह उस जगह बैठ गया जहां उसकी माँ का कमरा था और सिर पकड़कर रोता रहा। आकाश की चीखें वृद्धाश्रम के सन्नाटे को चीर रही थीं। माँ की वे अंतिम चिट्ठी उसके हाथ में थी, जो अब आंसुओं से भीग चुकी थी। मैंने तुम्हें छोड़ा ताकि तुम खुश रहो। एक माँ अपने बेटे की खुशी के लिए ही जीती है। तुम बहुत देर से आए आकाश। माँ के ये शब्द उसके दिल में लोहे की कील की तरह चुभ गए। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, उसी जगह जहां शायद उसकी माँ ने उसे आखिरी बार देखा था। माँ, मैंने क्या कर दिया? मैंने आपको समझा नहीं। मैंने उस दर्द को नहीं देखा जो आपने मेरे लिए सहा। वह सिसक रहा था। मैनेजर ने नरमी से आकाश के कंधे पर हाथ रखा। सर, आपकी माँ एक महान महिला थी। वह अपनी अंतिम सांस तक आपके और आपकी पत्नी के बारे में बात करती रहीं। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। आकाश को याद आया कि किस तरह मालती यानी पायल चिल्लाती थी कि माँ गंदगी कर देती हैं और उसे डर लगता था, पर असलियत तो ये थी कि माँ ने प्यार में वो बलिदान दिया था। उन्होंने खुद को बीमार साबित किया ताकि पायल को जाने का बहाना मिल सके और आकाश खुश रहे। कैसा बेटा था मैं, जिसने अपनी माँ के मूक बलिदान को फर्ज और बोझ समझ लिया। दिल की कहानी 360, सूना घर और अकेली यादें। आकाश वृद्धाश्रम से वापस अपने सूने घर लौटा।
अब घर में ना तो पायल की बेरुखी थी और ना ही माँ की कर्राहट थी, तो सिर्फ एक गहरी डरावनी खामोशी। वह माँ के कमरे में गया। वो चारपाई अब खाली थी। उस बिस्तर की चादर पर अब कोई गंदगी नहीं थी, लेकिन उस चादर में माँ के बलिदान की खुशबू थी। आकाश ने उस चादर को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोया। उसे याद आया कि कैसे माँ ने इशारे में चुप रहो कहा था, कैसे उनकी आंखें डर और शिकायत से भरी थीं। वह डर पायल से नहीं था, बल्कि माँ को डर था कि उनका राज खुल जाएगा और आकाश फिर से अकेला हो जाएगा। आकाश ने अपनी माँ की पुरानी तस्वीरें निकाली। एक तस्वीर में माँ उसके लिए खाना बना रही थी, दूसरी में वह उसे गोद में लेकर लोरी सुना रही थी। वह तस्वीर जिसमें माँ का कमज़ोर और कांपता हाथ उसे सहला रहा था, उस स्पर्श में शिकायत नहीं बल्कि एक अंतिम विदाई छिपी थी। आकाश अब समझ चुका था कि दर्द सिर्फ आंसुओं में नहीं होता, सबसे गहरा दर्द उस खामोशी में छिप जाता है जो प्यार से भरी हो। जीवन का सबक और नया सफ़र। कई दिनों तक आकाश अकेला रहा, अपने पश्चाताप की अग्नि में जलता रहा। उसने माँ की अंतिम चिट्ठी को संभाल कर रखा। उस चिट्ठी ने उसे जीवन का एक कड़वा सबक सिखाया था। रिश्ते में सब्र और समझने की भावना त्याग से भी बड़ी होती है। उसने तय किया कि वह अब अपनी बाकी जिंदगी माँ के बलिदान को याद करके जिएगा। उसने अपनी सारी बची हुई जमा पूंजी एक छोटे से एनजीओ को दान कर दी जो वृद्धाश्रमों में सेवा करता था। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने पायल को एक चिट्ठी लिखी। उसमें माँ के राज का जिक्र किया और पायल से माफ़ी मांगी। पायल, तुम सही थी, तुम थक गई थी और तुम सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक इंसान भी थी। माँ ने हमें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मैं आज भी अकेला हूँ, लेकिन अब मेरे साथ माँ का आशीर्वाद है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे माफ़ कर दोगी। हमारा रिश्ता टूटा पर माँ का प्यार अमर हो गया। आकाश ने उस पत्र को भेज दिया बिना किसी उम्मीद के, जवाब के, उम्मीद के। उसने अपनी माँ की डायरी और उस अंतिम पत्र को एक किताब का रूप दिया, जिसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक माना। आकाश ने फिर से एक साधारण सी नौकरी शुरू की। अब उसकी जिंदगी पैसों के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए थी। हर शाम वो माँ की तस्वीर के सामने बैठता और अपनी बेवफाई के लिए एक शांत आंसू बहाता। वो जानता था कि वो बहुत देर से जागा था, लेकिन माँ का प्यार उसे अब भी रोशनी दे रहा था। कहानी का सार, दिल की कहानी 360 के लिए संदेश। नैतिक सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनों की खामोश कुर्बानी और दर्द को नहीं देख पाते, और जब देखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जीवन में कभी-कभी सबसे बड़ी कुर्बानी वही होती है जो बिना बोले दी जाती है। अपने रिश्तों को पैसों से नहीं, बल्कि समझ और समय से सींचिए। माँ की चिट्ठी पढ़ने और पायल को पत्र भेजने के बाद आकाश ने अपनी जिंदगी को माफ़ी और स्मृति के नाम कर दिया। उसका जीवन अब एक शांत तपस्या बन गया था। वो हर हफ्ते वृद्धाश्रम जाता, वहाँ एक छोटा सा दान करता और उसी खाली कमरे के पास कुछ देर बैठता जहाँ उसकी माँ ने आखिरी सांस ली थी। एक दिन जब आकाश वृद्धाश्रम में बैठा था, एक वृद्ध सेवक उसके पास आया, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थीं और आंखें बहुत शांत थीं। बाबूजी, आकाश, आप हर हफ्ते आते हैं। मैं आपकी माँ की बहुत सेवा करता था। वो बहुत भोली थीं, सेवक ने धीरे से कहा। आकाश ने नम आंखों से पूछा, क्या आपको कुछ और याद है उनके बारे में? कोई आखिरी बात? सेवक ने जमीन की तरफ देखा और कहा, एक बात है बाबूजी, मुझे पता नहीं आपको बतानी चाहिए या नहीं। आकाश का दिल जोर से धड़का। बताइए, कृपया करके बताइए। सेवक ने कहा, जब आपकी माँ जाने वाली थी तब वो अर्थ चेतन अवस्था में थी। वो किसी को आवाज़ दे रही थी, बार बार। उन्हें लगा कि उनका कोई अपना उनके पास है। वो बार बार आकाश और पायल का नाम ले रही थी। आकाश की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने अपने तकिए के नीचे एक छोटा सा पैकेट रखा था। उन्होंने मुझे कहा था, जब मेरा बेटा आकाश यहाँ वापस आए तो उसे ये दे देना। कहना कि ये मेरा आखिरी स्पर्श है। आखिरी स्पर्श और क्षमादान। सेवक ने अपने जेब से एक छोटा पुराना मुड़ा हुआ कपड़ा निकाला। वो एक सफ़ेद रुमाल था जिसमें 2 छोटी छोटी चीज़ें लिपटी हुई थीं। आकाश ने कांपते हाथों से वो पैकेट खोला। रुमाल के अंदर एक पुरानी चाबी। ये उनके पुराने घर की चाबी थी जिसे आकाश ने मजबूरी में बेच दिया था।
चाबी को देखकर आकाश समझ गया कि माँ चाहती थी कि वो फिर से अपना घर बनाए। 2. एक छोटा सा सूखा गुलाब का फूल। ये वही गुलाब था जो आकाश ने अपनी शादी के दिन माँ को दिया था। आकाश का गला रुंध गया। चाबी भविष्य के लिए थी और गुलाब उनके अतीत के प्रेम का प्रतीक था। माँ ने अपने बेटे और बहू दोनों के प्यार को सहेज कर रखा था। सबसे बढ़कर उस रुमाल से हल्की सी खुशबू आ रही थी। वो माँ के पसीने और ममता की खुशबू थी, जो वर्षों के दर्द के बावजूद जिंदा थी। आकाश ने रुमाल को अपने माथे से लगाया। उस रुमाल का स्पर्श ऐसा था जैसे माँ ने सचमुच उसे माफ कर दिया हो और अपने आशीर्वाद से ढक लिया हो। पर्दा गिरना, एक नया सवेरा। वृद्धाश्रम से लौटते वक्त आकाश ने एक निर्णय लिया। उसने माँ के दिए हुए आखिरी स्पर्श को अपनी ताकत बनाया। उसने वृद्धाश्रम के बाहर एक छोटा सा पौधा लगाया और हर हफ्ते उसे पानी देने का वादा किया। आकाश ने अपनी जिंदगी फिर से बनाने की कसम खाई। उसने अपनी साधारण नौकरी को ही अपनी साधना बनाया। वो जानता था कि अब दौलत नहीं, बल्कि माँ की दुआएं ही उसकी असली संपत्ति हैं। कुछ सालों बाद आकाश ने मेहनत से कुछ पैसे जोड़े और उस पुरानी चाबी की स्मृति में एक छोटा सा कमरा बनवाया, जिसे उसने अपनी माँ को समर्पित किया। एक शाम जब वो अपने काम से घर लौटा तो दरवाजे पर उसे एक लिफाफा मिला। वो पायल का जवाब था। चिट्ठी में केवल एक लाइन लिखी थी, आकाश, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपकी माँ को माफ़ करती हूँ। अब मैं एक अनाथ आश्रम में सेवा कर रही हूँ। वहाँ मैं उन अस्पर्शित दर्दों को समझने की कोशिश कर रही हूँ जो शायद मैंने घर पर नज़रअंदाज किए थे। खुश रहो। आकाश ने लिफाफे को बंद कर दिया। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं था, बल्कि एक शांत स्वीकृति थी। वो जानता था कि अब उसे माफ़ी की ज़रूरत नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आकाश ने अपनी माँ की तस्वीर पर एक दीपक जलाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। वो अपनी माँ के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। दिल की कहानी 360, माँ की चाबी, एक बेटा जो देर से जागा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और बलिदान अक्सर उस रूप में आते हैं जिसे हम पहचान नहीं पाते। हमने देखा कि कैसे आकाश को पायल से डरने वाली माँ ने अपने बेटे का धर बचाने के लिए खुद को बीमार साबित किया। जीवन का सबसे बड़ा पछतावा ये नहीं है कि हमने क्या कहा, बल्कि ये है कि हमने क्या नहीं समझा। हम उम्मीद करते हैं कि ये भावनात्मक सफ़र आपको अपनों की खामोशियों को सुनने की ताकत देगा। अपने माता पिता की सेवा करें, इससे पहले कि आप भी देर से जागने वाले बेटे बन जाएं। हमें कमेंट में बताएं, अगर आप आकाश की जगह होते तो इस सच्चाई को जानने के बाद क्या करते।